जय हिंद दोस्तों। IAS अकेडमी 97 96 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे मानव विकास चैप्टर नंबर 3 का मानव विकास देखेंगे हम। इसके बारे में हम समझेंगे मानव विकास की अवधारणा, मानव विकास का परिचय, इसका विकास कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है, क्या इसमें विशेषता है, ये सब देखेंगे हम दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं मानव विकास के बारे में। इसका पहले परिचय हम देख लेते हैं। मानव विकास को लोगों की स्वतंत्रता और अवसरों को बढ़ाने और उनके कल्याण के सुधार की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वहीं मानव विकास लोगों के जीवन यापन में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि आर्थिक वृद्धि सभी के लिए अधिक से अधिक कल्याण का साधन बन सकता है। वहीं आर्थिक विकास को व्यक्ति विशेष सीमित होने के बजाय विकास के साधन के रूप में देखा जाता है। समृद्धि और विकास की बात करते हैं तो समृद्धि और विकास दोनों का अर्थ है एक समय के साथ, मतलब कि इसमें परिवर्तन देखा जाता है हमेशा। इसमें अंतर यह है कि समृद्धि मात्रात्मक है और जबकि विकास गुणात्मक की अवधारणा प्रस्तुत करता है। वही इनमें अंतर हम देखते हैं, समृद्धि और विकास में अंतर देखते हैं तो समृद्धि बाजार उत्पादन में से आर्थिक समृद्धि होती है, वहीं विकास बात करते हैं तो आर्थिक विकास को कल्याणकारी मूल्यों और बाजार उत्पादन के संदर्भ में मापा जा सकता है। जो समृद्धि एक मात्रात्मक अवधारणा है और वहीं विकास जो है गुणात्मक अवधारणा है, जो हम ऊपर यहाँ देखे हैं। समृद्धि बात करते हैं। समृद्धि आर्थिक समृद्धि की प्रकृति एकल आयामी है, वहीं आर्थिक विकास की प्रवृत्ति बहुआयामी है। यह यानी कि समृद्धि है विकसित देशों से संबंधित है और यहाँ पे देखिए विकास जो है ये भी समृद्ध देशों से, मतलब कि ये विकसित देशों से संबंधित है। आर्थिक समृद्धि और विकास अन्योन्याश्रित नहीं है। आर्थिक विकास तभी हो सकता है जब आर्थिक समृद्धि हो। आर्थिक समृद्धि के संकेत बात करते हैं तो वास्तविक एकल घरेलू उत्पाद और वास्तविक प्रति व्यक्ति आय तथा राष्ट्रीय आय आदि है। वहीं भौतिक आर्थिक विकास की बात करते हैं, इसका संकेत क्या है तो मानव विकास सूचकांक, जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता, शुद्ध आय, कल्याण, ये सब हैं। मानव विकास के 4 स्तंभ होते हैं। देखिए पहला है समानता क्या है। देखिए समानता, इसमें बताया जा रहा है कि यह सभी को उपलब्ध अवसरों तक पहुंच में समानता सुनिश्चित करने को संदर्भित करता है। लोगों को उपलब्ध अवसर उनके लिंग, जाति, आय, वर्ग, भारतीय संदर्भ में नस्ल के आधार पर असमानता के बावजूद समान होना चाहिए। हालांकि अभी तक यह बहुत गंभीर समस्या है जिनका हल नहीं निकाला गया है। यह लगभग हर समाज में देखने को मिलते हैं। उदाहरण के तौर बात करते हैं तो स्कूल छोड़ने वाले सबसे अधिक किसी भी देश और विद्यार्थियों का समूह जिस वर्ग से संदर्भित है। इससे हमें ऐसे व्यवहार के कारणों की समझ जो होती है वह हो पाती है। ये भारत में बात करते हैं अगर हम भारत में संख्या में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की महिला और व्यक्ति अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करते हैं। इससे पता चलता है कि ज्ञान तक जो उचित पहुंच न होने से इन वर्गों के विकल्प कैसे सीमित हो जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि जो दूसरा है हमारा निरंतरता और या सतत जो होता है, इसका अर्थ होता है कि अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता और अस्थायी मानव विकास के लिए प्रत्येक पीढ़ी के पास समान विकल्प के अवसर होने चाहिए। ठीक वहीं सभी पर्यावरणीय वृत्ति और मानव संसाधन का उपयोग भविष्य को
ध्यान में रखते हुए करना चाहिए हमें। इससे किसी भी संसाधन के दुरुपयोग से भावी पीढ़ियों के लिए कम अवसर मिलेंगे। हमें इस तरह रहना चाहिए ताकि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है या हमारे आने वाले जो भविष्य हैं उनके लिए हमें सेव करना चाहिए और बचाना चाहिए। जो हम चीज़ों को नष्ट करते हैं उन्हें हमें सेव करना चाहिए। एक अच्छा उदाहरण लड़कियों को स्कूल भेजने का महत्व समझना होगा। अगर कोई समुदाय अपनी बालिकाओं को स्कूल भेजने के महत्व को पर जोर नहीं देता है तो ये युवतियाँ कई मौके पर असफल हो जाएंगी। उनके रोजगार विकल्प पर अंकुश लगेगा और उनके जीवन के अन्य पहलुओं को प्रभावित करेगा। इसलिए प्रत्येक पीढ़ी के लिए महत्वपूर्ण है कि वह अपनी भावी पीढ़ियों के लिए विकल्पों और अवसरों का उपलब्धता सुनिश्चित करें। और तीसरा हम देखते हैं जो उत्पादकता के नाम से है। इसका मतलब यह है कि मानव श्रम उत्पादन और मानव कार्य संदर्भ में उत्पादकता है। लोगों में क्षमताओं के निर्माण से ऐसी उत्पादकता को लगातार समृद्धि करने की जरूरत है अर्थात जैसे कि यह वे लोग हैं जो राष्ट्र के वास्तविक संसाधन हैं। इसलिए उनके ज्ञान को बढ़ाने और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के प्रयास पर बल देना अंततः कार्यकुशलता के रूप में एक बेहतर परिणाम दे सकता है। सशक्तिकरण देखते हैं जो लास्ट है हमारा, इसे बताए थे आप चुनाव करने की शक्ति जो होती है, चुनाव करने की शक्ति रखने का साधन सबके पास होना चाहिए। ऐसी शक्ति जो संसाधन में वृद्धि, स्वतंत्रता में वृद्धि और चुनने की क्षमता से आती है। लोगों को सशक्त बनाने के लिए लोग उन्मुक्त नीतियों के साथ सुशासन मतलब कि जो मूलता है उसको आवश्यकता है, उसकी बहुत ज़्यादा है। वहीं देखते हैं कि सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों में सशक्तिकरण की विशेष महत्व होता है। मानव विकास के दृष्टिकोण की बात अगर करते हैं तो यहीं पे मानव विकास के दृष्टिकोण में देखिए पहला है कि आय के दृष्टिकोण क्या है कि यह दृष्टिकोण मानव विकास के सबसे पुराने दृष्टिकोण में से एक है। मानव विकास को व्यक्ति की आय के रूप में देखा जाता है। विचार यह है कि आय का स्तर जो होता है व्यक्ति की स्वतंत्रता के स्तर को दर्शाता है। जो आय का स्तर है वह व्यक्ति की स्वतंत्रता के स्तर को दर्शाता है। अब भाई सही बात तो है। जब हम लोग करते क्या है कि लोग जब आपके बारे में पूछ रहे हैं कि आपकी सैलरी कितनी है, आप कितना महीने की कमाते हैं, तो उसका मतलब यह है कि आपको कितनी इज्जत देनी है समाज में। उनके प्रति ये सोचते हैं कि क्योंकि पूछना किसी की कमाई क्या है कितना नहीं है, ये व्यक्ति के भी एक स्वतंत्रता है, बताए चाहे ना बताए। आगे देखिए क्या कह रहा है कि आय का स्तर जितना अधिक होगा मानव विकास का स्तर उतना ही अधिक होगा। बात तो सही है। अगर एक व्यक्ति 90,000 रुपये महीने कमा रहा है या ऐसा गवर्नमेंट जॉब में है तो उसकी जो इज्जत है, कहीं भी जाएगा तो उसको इज्जत मिलती है अच्छी खासी। अगर वहीं 90,000 ही रुपये कमाए, ठीक, लेकिन प्राइवेट में है तो उसको इज्जत कम मिलती तो है लेकिन कम मिलती है, ठीक। अगर 90,000, देखिए पैसे का हेर फेर होता है बस। अगर 90,000 एक सरकारी गवर्नमेंट वाला जॉब वाला कमा रहा है इंसान तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी और उसको उतना ही इज्जत मिलेगा जितना मिलना चाहिए। और उसके बाद अगर 2 लाख रुपये कमा रहा है महीने का, 2 लाख रुपये महीने का कमा रहा है, 2 लाख रुपये महीने का कमा रहा है अगर, तो उसको इज्जत उतना मिलेगी। उसकी जो 90,000 सरकारी गवर्नमेंट वाला कमा रहा है उससे ज़्यादा इज्जत 2 लाख वाले को मिलेगी। समझे? ये होता है आय के दृष्टिकोण। लेकिन अगर मेन भाव में देखा जाए तो ये दृष्टिकोण मानव विकास के पुराने दृष्टिकोण में से एक है। मानव विकास को व्यक्ति की आय के रूप में देखा जाता है।
अगर आय की बात करते हैं तो विचार यह है कि आय का स्तर जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता के स्तर को दर्शाता है। आय का स्तर जितना अधिक होगा, मानव विकास का स्तर भी उतना ही अधिक होगा। देखिए, कल्याणकारी दृष्टिकोण की बात करते हैं अगर हम, तो पहला कि यह दृष्टिकोण मनुष्य को सभी विकास कार्यों के लाभार्थी या लक्ष्य के रूप में देखता है। वहीं यह दृष्टिकोण शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधा के सरकारी खर्च पर अधिक बल देता है। लोग प्रतिभागी नहीं है बल्कि केवल निष्क्रिय प्राप्त करता है। सरकार मानव कल्याण पर व्यय को अधिकतम करके मानव विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। देखिए, यही दृष्टिकोण को शुरू में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रस्तावित किया गया था, लेकिन उसके बाद जो ये छह बुनियादी स्तरों, छह बुनियादी ज़रूरतों यानी कि स्वास्थ्य, स्वतंत्र, स्वच्छता और अवसर की पहचान की गई, जलालपूर्ति, भोजन, शिक्षा है, ऐसे मानव विकल्पों के प्रश्न की अनदेखी की जाती है और विशिष्ट वर्गों की बुनियादी ज़रूरतों के प्रावधान पर जोर दिया जाता है। एक क्या है, बुनियादी ज़रूरतों की दृष्टिकोण था। वहीं क्षमता दृष्टिकोण की बात अगर करते हैं तो यह दृष्टिकोण जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन द्वारा प्रतिपादित है। यह स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन से संबंधित क्षेत्रों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मानव क्षमताओं का निर्माण मानव विकास की कुंजी है। मानव विकास का पैमाना क्या है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो मानव विकास सूचकांक जो था, मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को इसमें बांटा गया है 1 2 3 4। नॉलेज में बड़ा छोटा लिख दिया भाई, मीन्स योर स्कूलिंग, एवरी ईयर ऑफ स्कूलिंग, एजुकेशन इंडेक्स, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स और डिसेंट स्टैंडर्ड्स लिविंग, ये सब दिया हुआ है। वहीं मानव विकास सूचकांक की बात करते हैं, यहाँ पे कर रहा है जो वहाँ पे वैसे लिखा था, यहाँ पे डिप्ट में लिखा हुआ। देखिए, यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित होने वाला वार्षिक सूचकांक है जो किसी देश की समग्र उपलब्धियों को अपने सांख्यिकी उपकरणों द्वारा सामाजिक और आर्थिक आधार प्रकाशित करता है। देखिए, वहीं कह रहा है कि किसी देश में सामाजिक और आर्थिक आयाम लोगों के स्वास्थ्य और उनकी शिक्षा प्राप्त और उनके जीवन स्तर पर आधारित होता है। ठीक, वहीं बात करता है रिपोर्ट 1991 में प्रकाशित हुई थी पहली बार। और फिर कह रहा है कि अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा प्रतिपादित मानव विकास दृष्टिकोण, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा प्रतिपादित मानव क्षमताओं के सीधाने मानव विकास के सिद्धांत को भी समर्थन करता है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय आय लेखांकन से विकास केंद्रित अर्थशास्त्र का मानव केंद्रित नीतियों की ओर परिवर्तित करना है। वहीं HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को 4 स्तरों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं देखते हैं। जो देखिए, मानव विकास सूचकांक जो है मानव विकास से संबंधित देश की औसत सफलता को 3 बुनियादी आयामों में मापा जाता है। 2019 की रिपोर्ट अगर हम देखते हैं तो यह रिपोर्ट, देखिए डाटा हम पहले कल भी बताए थे और आज भी बता रहे हैं कि डाटा जो है वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो इसका मानव या इस सब्जेक्ट का जो तरीका है यही रहेगा। डाटा यहाँ से कम बेसी
देखिए डाटा लगभग हर साल 2 साल 1 साल के अंदर अंदर में चेंज होता है। 2019 का डाटा ये है। आने अब देखिए भारत की स्थिति क्या है। भारत का स्थान 189 देशों में 129 देशों में है। 2018 से 2030 के बीच में यहीं पर रहेगा। अब देखिए लगभग इसी के आसपास रहेगा। 2005 से 2015 के बीच 271 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के बावजूद भारत अभी भी दुनिया की गरीबों की आबादी का लगभग 28% यानी कि 364 मिलियन लोग गरीब हैं अभी। 1990 में 2002 और 2018 के बीच भारत में HDI का मूल्य 50% है, यानी कि 0.431 से लेकर 0.647% वृद्धि हुई है। जो इससे मध्यम मानव विकास समूह 0.634 वाले देशों के औसत से ऊपर और अन्य दक्षिण एशियाई देशों में जो 0.642 के लिए औसत से ऊपर है। वहीं इसका मतलब होता है कि यह पिछले 3 दशकों में भारत में जन्मे लोगों की जीवन प्रत्याशा लगभग 11.6 वर्ष की वृद्धि हुई, जबकि स्कूली शिक्षा के वर्षों की औसत संख्या 3.5 साल की वृद्धि हुई। प्रति व्यक्ति आय दुगनी हुई थी, 250 मिलियन हुआ था। ठीक, फिर देखिए भारत लैंगिक सूचकांक विकास सूचकांक में दक्षिण एशियाई क्षेत्र की तुलना में मामूली रूप से बेहतर है। वहीं कितना है 0.829 वर्सेस 0.828 है। और लिंग असमानता सूचकांक में 162 देशों की सूची में भारत का स्थान 2018 के अनुसार 122वां स्थान है। अब देखिए HDI रिपोर्ट का महत्व की बात करते हैं। इसका महत्व क्या है, तो मानव विकास रिपोर्ट महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि विकास में असमानता का पर केंद्रित होता है। 2019 के अनुसार यह आय से भरे असमानता को दर्शाता है जो समाज में मौजूद है। अब देखिए यह असमानताओं के जो कारण मानव विकास प्रगति में नुकसान को भी मापता है। और रिपोर्ट में विकास की लैंगिक कमियों को भी रेखांकित किया गया है। HDI रिपोर्ट की आलोचनाएं जो होती हैं तकनीकी विकास का मानव सभ्यता के विकास पर योगदान की कमी का आरोप लगता है। इस पर राष्ट्रीय आदर्श और रैंकिंग पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करता है। देखिए वैश्विक नज़रिए से विकास पर कम ध्यान देता है यह। वही अंतर्निहित आंकड़ों पर की माप त्रुटि और सूत्रों में अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण निम्न, मध्यम, उच्च और बहुत उच्च इससे सूचकांक पर देश का जो वर्गीकरण और व्यापक असर डालता है काफ़ी है। 2019 का जो रिपोर्ट है शामिल अन्य सूचकांक जो है असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक, समायोजित मानव विकास सूचकांक, असमानता के कारण ह्यूमन डेवलप इंडेक्स में प्रतिशत हानि दर्शाता है। वहीं HDI स्वास्थ्य, शिक्षा और आय में एक देश की औसत उपलब्धियों को जोड़ता है, साथ में ही कैसे उन उपलब्धियों को देश की आबादी के बीच असमानता के अपने स्तर के अनुमान प्रत्येक आयाम के औसत मूल्य छूट द्वारा वितरित कर रहे हैं उनकी भी गणना करता है। देखिए अब इस प्रकार HDI मानव विकास का स्वदेशी या स्वदेशील संवेदनशील औसत स्तर और है। विभिन्न वितरण वाले देशों के बीच उपलब्धियों के आधार पर एक ही औसत HDI मूल्य हो सकता है।
एचडीआई को मानव विकास एचडीआई को मानव विकास के स्वाभाविक सूचकांक के रूप में देखा जा सकता है। अगर कोई असमानता नहीं हुई तो अधिक एचडीआई भी हो सकता है। सूचकांक कई कारकों को ध्यान में नहीं रखता है, जैसे कि प्रति व्यक्ति शुद्ध संपत्ति या किसी देश में वस्तु के सापेक्ष गुणवत्ता। यह स्थिति कुछ सबसे उत्पन्न हो देश जैसे G7 देशों और अन्य देशों के रैंकिंग को कम करता है। सही समानता के तहत एचडीआई HID के बराबर होता है, परंतु असमानता बढ़ाने पर एचडीआई नीचे स्तर पर आ जाता है। भारत 2020 में एक स्थान गिर गया, जो मतलब कि 130 पर हो गया था, परंतु स्कोर इसका 0.477 से सुधरकर 2018 में 0.468 हुआ था। वहीं एचडीआई और एचडीआई के बीच अंतर बात करते हैं तो एचडीआई और एचडीआई के बीच अंतर असमानता के कारण मानव विकास पर पड़ने वाले प्रभाव हैं। इसे असमानता के कारण मानव विकास को समग्र नुकसान भी पहुंच सकता है, होता ही है। वहीं देखिए एचडीआई आयामों के असमानताओं के साथ एक सीधा संपर्क जोड़ने की अनुमति प्रदान करता है। यह असमानता में कमी की दिशा में नीतियों को निर्देशित करता है और आबादी में असमानताओं की बेहतर समझ और समग्र मानव विकास लागत में उनके योगदान को प्रोत्साहन करता है। एचडीआई के हाल में मानव असमानता गुणांक को शामिल किया गया है, जो असमानता को 3 आयामों के आधार पर मापता है। देखिए जो एचडीआई का जो गणना है 150 देशों में की जाती है। लिंग विकास सूचकांक यानी कि जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है। जीडीआई और एचडीआई के घटक संकेतों का उपयोग करके मानव विकास के 3 बुनियादी आयामों में महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानताओं का लेखांकन करते हुए मानव विकास उपलब्धियों में लैंगिक अंतराल को मापता है। वहीं स्वतंत्रता, ज्ञान और जीवन स्तर में जीडीआई से पता चलता है कि महिला अपने पुरुष समकक्षों से कितना पीछे है और मानव विकास के प्रत्येक आयाम के भीतर महिलाओं की कितनी आवश्यकता है। वही मानव विकास उपलब्धियों में वास्तविक लिंग अंतर को समझने के लिए उपयोगी है और इस स्तर को कम यानी खत्म करने के लिए नीति तैयार करने के लिए जानकारी पूर्ण है। भारत लैंगिक विकास सूचकांक जो 0.829 बनाम 0.8228 पर दक्षिण एशिया औसत से मामूली रूप से बेहतर होता है। वही लैंगिक असमानता जो सूचकांक है, लैंगिक असमानता मानव विकास में बड़ी बाधा उपलब्ध करती है। वहीं लड़कियों और महिलाओं की 1990 से ही लैंगिक समानता में कोई भी समानता हासिल नहीं किया है, जो लैंगिक असमानता का एक प्रमुख कारण है। अक्सर महिलाओं और लड़कियों के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, राजनीति, प्रशिक्षित, श्रम बाजार आदि में उनकी क्षमताओं का आधार भेदभाव किया जाता है। जीडीआई को एचडीआई के समान ढांचे पर बनाया गया है। महिलाओं और पुरुषों के बीच उपलब्धियों के करने के लिए बनाया गया है। और देखिए यह लैंगिक असमानता की मानव विकास दर को मापता है। इस प्रकार जीडीआई महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानता को मानव विकास के लिए नकारात्मक मानता है। वहीं देखिए तो जीडीआई जो है जीडीआई 3 आयामों का उपयोग करके लैंगिक असमानता का एक समग्र उपाय प्रस्तुत करता है। जीडीआई में भारत को 162 देशों में 122वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत चीन से 29, श्रीलंका से 86, भूटान से 99, म्यांमार से 106,
ने बेहतर स्थान प्राप्त किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि समूह आधारित असमानताएं बनी हुई हैं जो विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों को प्रभावित करती हैं और दुनिया में किसी भी स्थान पर पूर्व लैंगिक असमानता नहीं है। संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार विश्व 2030 तक लैंगिक असमानता पर पथ पर नहीं है। यह अनुमान लगाता है कि आर्थिक अवसर लिंग अंतर को खत्म करने के लिए 202 वर्ष लग सकते हैं। रिपोर्ट में एक नया प्रस्तुत किया गया है कि जो यह दर्शाता है कि सामाजिक मापदंड सूचकांक सामाजिक मान्यता और रूढ़िवादी मानसिकता लैंगिक समानता में बाधा कैसे डालती है। जिससे पता चलता है कि दुनिया भर में केवल 14% महिलाओं और 10% पुरुष में कोई लैंगिक पक्षपात नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन और उसके तकनीकी में परिवर्तन के माध्यम से भविष्य में असमानताओं के नए रूप सामने आएंगे जो मौजूद सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को गहरा क्षमता देखने को लिए मिलेगा। बहुआयामी गरीबी सूचकांक की बात अगर करते हैं हम बात करते हैं तो हम ये सूचकांक ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित की जाती है। ये सूचकांक ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास की गरीबी की घटनाओं और उन घटनाओं की तीव्रता दोनों प्रस्तुत करता है। 101 देशों को स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर जैसे 10 संकेतकों के माध्यम से इनकी गणना करता है। MPI उन कई अभावों को प्रदर्शित करता है जो विकसित या विकासशील देशों में लोगों द्वारा उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और उन जीवन स्तर से संबंधित समस्याओं का सामना किया जाता है। 1.3 अरब बहुआयामी गरीबों में से 28% भारत में ही निवास करते हैं। SDG एक लक्ष्य सभी रूपों में गरीबी को समाप्त करना है। ग्लोब जेंडर गैप इंडेक्स की बात अगर करते हैं हम तो यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा वार्षिक स्तर पर प्रकाशित किया जाता है। यह पहली बार 2006 में प्रकाशित किया गया था। इस सूचकांक में 4 आयामों में लैंगिक समानता की दिशा में 153 देशों की सूची तैयार की जाती है। इस सूचकांक का उद्देश्य स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और शिक्षा राजनीति में पर महिलाओं पुरुषों के बीच सापेक्ष अंतराल पर प्रगति का अनुसरण करना है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 बात करते हैं अगर विश्व स्तर पर लैंगिक असमानता का कुल जो जनसंख्या के 86.6% के औसत स्तर पर ही है, जिसमें पिछले संस्करण के बाद से एक अंक में सुधार हुआ है। परिवर्तन की वर्तमान दर पुरुष और महिलाओं के बीच पूर्ण असमानता हासिल करने में 99.5 वर्ष लगेंगे। वहीं बात कर सबसे बड़ी लैंगिक असमानता राजनीतिक सशक्तिकरण में है। दुनिया भर की संसदों में 35,127 सीटों में से केवल 25% सीटों पर ही महिलाओं का अधिकार दिखता है। वहीं 3,343 मंत्रियों में से केवल 21% में ही महिलाएं मंत्री के पदों पर आसीन है। इस समय 11 साल का आइलैंड ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में सबसे आगे रहा है। 11 साल तक जो है आइसलैंड जो है ग्लोबल इंडेक्स में सबसे आगे रहा है। देखिए इसने अपने लैंगिक स्तर को लगभग 88% कम कर दिया है। इसके बाद नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन का स्थान आता है। यमन 153 स्थानवा नीचे रखता है। भारत विशेष निष्कर्ष की बात करते हैं तो भारत पिछले संस्करण में अपने 108वें स्थान पर से 112वें स्थान पर आ गया है।
और भारत के बाद चीन 106 पे है, श्रीलंका 102 पे है, नेपाल 101 पे है, ब्राज़ील 91 पे, इंडोनेशिया 85 पर है और बांग्लादेश 50 पर है। जैसे देश भी नीचे आ गए हैं। और जाति संख्या की बात करते हैं, राजनीतिक सशक्तिकरण में 18, स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा में 150 और आर्थिक भागीदारी और अवसर पर 149, शिक्षा पर प्राप्ति पर 12वें स्थान पर भारत का प्रदर्शन में सुधार हुआ है। आर्थिक बात करते हैं तो यह अध्ययन किए गए 153 देशों में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर आर्थिक लिंग स्तर 0.354 से राजनीतिक लिंग स्तर 0.411 है। भारत उन देशों की सूची में शामिल है जहां कंपनी बोर्ड महिलाओं की भागीदारी अच्छा नहीं है। भारत का स्तर चीन से भी खराब है। चीन से भी स्तर खराब है, क्या मतलब है? स्वास्थ्य और उत्तरजीविता के आधार पर 4 देशों भारत, चीन, पाकिस्तान और वियतनाम में महिलाएं अधिक कुपोषित हैं क्योंकि वहां उन्हें पुरुषों के समान स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने की आज़ादी नहीं है। देखिए, विश्व बैंक का मानव पूंजी सूचकांक बात करते हैं। HCI का निर्माण जो है वो 157 देशों के लिए किया जाता है। यह बात करते हैं, देखिए यह उन मानव पूंजी की मात्रा को मापने की कोशिश करने का दावा करता है जो आज जन्मा बच्चा मतलब कि आज जन्मा बच्चा साल तक 18 मतलब कि जन्म से लेकर के 18 वर्ष की उम्र तक प्राप्त जो वो है उसका। और ये पूर्ण मानव इसमें देखिए पूर्ण मानव शिक्षा और पूर्ण स्वास्थ्य मापदंड की तुलना में श्रमिकों की अगली पीढ़ी की उत्पादकता को बताने के लिए सूचकांक मूल्यों को विरोध किया जाता है HCI के द्वारा। इसके 3 घटक हैं, कौन कौन से देखते हैं। पहला घटक है कि उत्तरजीविता 5 वर्ष से कम मृत्यु दर में मापा जाता है। देखिए, दूसरा है गुणवत्ता और समायोजित स्कूल के अपेक्षाकृत वर्ष, जो शिक्षा की मात्रा और गुणवत्ता के बारे में जानकारी जोड़ता है। गुणवत्ता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय छात्र उपलब्धि परीक्षण कार्यक्रमों और स्कूलों के वर्षों की संख्या से परीक्षण स्कोर मापा जाता है। वहीं स्वास्थ्य और वातावरण का उपयोग किया होता है। वयस्क के जीवित रहने की दर और 5.5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए स्कैटिंग दर होता है। अंतर्राष्ट्रीय तुलना बात करते हैं। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय तुलना करते हैं इसे तो HDI 2019 भारत के पड़ोसी देश की बात करते हैं। देखिए, श्रीलंका 71वां, चीन 85, भूटान 137, बांग्लादेश 153, म्यांमार 145, पाकिस्तान 152, नेपाल 147, अफगानिस्तान 170। 2019 के साथ वैश्विक परिदृश्य है। नॉर्वे आयरलैंड को इन क्रम में शीर्ष स्थान मिला है। तीसरे पर स्विट्जरलैंड अपना स्थान बनाया हुआ है। विश्व स्तर पर 13 अरब लोग गरीब हैं इस समय। इनमें से करीब 161 मिलियन गरीब लोग एशिया और प्रशांत क्षेत्र में निवास करते हैं। दक्षिण एशिया में लगभग 41% लोग गरीबी की रेखा से आसपास हैं। देखिए, नेक्स्ट चैप्टर है जो बस्ती, कल हम इसको देखेंगे। हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़ और लाइक भी करें इस वीडियो को। कमेंट करके बताएं कैसा रहा हमारा वीडियो आज का, और शेयर तो ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।